हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग बहुत ही करंट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है, या इस पूरे वीडियो में ही हम लोग जो प्रमुख सूचकांक होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम 2 मिनट में मैं आपके सामने बता दूं कि इंडेक्स होता क्या है। ठीक, तो विश्व में बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट, एजेंसियाँ बनी हुई हैं, और न केवल विश्व में बल्कि कुछ देश में भी, ठीक, जो अलग अलग मुद्दों पर उसमें शामिल समूह देशों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और उसमें उन्होंने कितना गेन किया इसके हिसाब से उनको क्या किया जाता है, कुछ मानक तय करके, कुछ स्टैंडर्ड्स को तय करके उनको नंबर्स गिवन होता है, यानी कि उनको नंबर्स दिए जाते हैं। उसी के आधार पर उनका एक रैंक निकाला जाता है, ऑर्डर निकाला जाता है, और उससे पता चलता है कि भाई हाँ, इस बार इस देश ने इसमें कुछ अच्छा काम किया है और इसी स्टैंडर्ड्स में खरे उतरे हैं तो इनका नंबर कुछ ज़्यादा होगा, जो बुरे उतरे उनका तो नंबर थोड़ा कम होगा। तो रैंक घटती बढ़ती रहती है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे इस सूचकांक जो होते हैं मदद करते हैं कि भाई जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे FDI FII वगैरह आता है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें आप, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश, हिंदी में आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये सब जो कुछ भी भारत में आता है या किसी भी देश में आता है, तो कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन या कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्रीज कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, उसमें सूचकांक उनकी बड़ी मदद करते हैं। इसीलिए सभी देशों का ये प्रयास रहता है कि जो भी इंडेक्स वगैरह जारी हो उसमें उनका प्रदर्शन क्या हो, अच्छा से अच्छा रहे, यानी उनका परफॉर्मेंस बेटर रहे। ठीक, सबसे पहले देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, है ना। लैंगिक अंतराल मतलब क्या है, जेंडर गैप से है ना। इसमें स्त्री और पुरुष के बीच में, ठीक, जो भेदभाव है उसको यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक, अब हम देख लेंगे किसी भी देश में शिक्षा के लिए कितनी जो शिक्षा के लिए उपलब्धता है, मतलब महिलाओं के लिए कितना आराम से या आसानी से है, या पुरुषों के लिए उसमें तुलना कर लेंगे। यदि पुरुष अच्छे से आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पाता है, उसकी तुलना महिलाओं को कठिनाई होती है, यानी उसका रैंक डाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप देख लेंगे कार्य में भागीदारी, है ना। तो किसी भी वर्क प्लेस पर आप जाकर के काउंट कर सकते हैं कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितने पुरुष हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम हैं, ज़्यादा हैं, ये सारी करके तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे इसको फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न ये आता है, जैसे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझिएगा। आपसे पहले प्रश्न ये पूछ लेगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है, मतलब कौन इसे जारी करता है ना। तो पहला आंसर इसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्विक आर्थिक मंच। ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसको हिंदी में, विश्व आर्थिक मंच चाहे वैश्विक आर्थिक मंच, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्विक आर्थिक मंच, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हिंदी है, शॉर्ट में इसको WEF भी बोलते हैं। इसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी एजेंसी इसको जारी करती है, और ख़ास करके जैसे ऐसे सूचकांक जिनको WHO जारी करता हो, है ना, UN जारी करता हो, यूनाइटेड नेशंस जारी करता हो, या फिर WEF जारी करता हो, वर्ल्ड बैंक जारी करता हो, ऐसे सूचकांकों के बारे में ये अक्सर पूछा जाता है कि भाई इस सूचकांक को कौन जारी करता है। बहुत सारे इंडेक्स ऐसे भी होते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन जो एजेंसी उनको जारी करती है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक, तो वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, अब इसमें हम अपना देश कौन है, भारत। सबसे पहले वनडे एग्जाम वाले सावधान हो जाए, उनके लिए भारत की स्थिति ही पूछ लेता है। ठीक, या अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट बना देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा कौन से ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो यह जो रिपोर्ट जारी हुई है ना 2021 के लिए, इसका मतलब है कि 2020 का जो पूरा ईयर था उसमें डाटा को कलेक्ट किया गया होगा एजेंसियों के द्वारा, और एजेंसी कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और उस आधार पर रैंकिंग तय की गई। तो भारत का इसमें 140वां स्थान प्राप्त हुआ। 2021 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 2020 में 112वां स्थान था। यानी कि भारत का जो प्रदर्शन था वह क्या हुआ है, घटा है। 112 तो अच्छा था, है ना। जैसे आप देखिए रैंक बनता है तो 1 वाला क्या होगा, टॉपर होगा ना, नीचे स्टॉप नहीं करना, ऊपर से। ठीक, तो 1 वाला क्या होगा, आपका टॉपर होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले भारत 112 स्थान पे था, अब पहुंच गया 140 पे। इसका मतलब क्या है कि अब उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ठीक है ना। तो जो जेंडर इक्वलिटी की बात है, लैंगिक समानता की बात है, तो कहीं अपने देश में लिंग के आधार पर भेदभाव क्या है, बढ़ा हुआ है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक,
और क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सूचकांक के तहत ये बात मालूम चल रही है। ठीक, अगर देखा जाए तो कुल कितने देशों में ये भारत की स्थिति है, तो कुल 156 देश हैं, 156, यानी आप कह सकते हैं 156 में अगर 140 आपका स्थान है तो मतलब लगभग उन सभी खराब देशों में यहाँ की गणना होगी, है ना, इस रैंक के अनुसार। ठीक, अगर हम शीर्ष की बात करें कि भाई अच्छे रैंक वाले कौन से हैं, तो जैसा कि हमेशा हर इंडेक्स में, है ना, आप ये ध्यान रखिएगा, आइलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, है ना, स्विट्जरलैंड, ठीक, ये सब हर जगह क्या होते हैं, टॉप पे ही रहते हैं। तो पहली बात तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना, ये सब कहाँ, यूरोपियन कंट्री हैं। ठीक, और सबके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही क्या कम है। ठीक, पॉपुलेशन कम होने में ऐसा नहीं कि बहुत एजुकेटेड है, ऑलरेडी एजुकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वहाँ का क्लाइमेट भी उन्हें सपोर्ट करता है ना। आप जानते हैं ये सब शीतोष्ण कटिबंधी और कुछ तो शीत कटिबंधी क्षेत्रों में आते हैं। नॉर्वे की बात कर लें, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब, है ना, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ही ठंडा है, इस वजह से पॉपुलेशन क्या बहुत कम है, कम लोग हैं, एजुकेटेड हैं, रिसोर्स पॉपुलेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भेदभाव अगर क्या है बहुत ही कम है ना। तो इस आधार से देखिए तो आइसलैंड फर्स्ट, फिनलैंड सेकेंड एंड थर्ड पर क्या है, नॉर्वे है। अब अगर हम निचले क्रम के 3 देशों की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, देखिए जब भी किसी भी इंडेक्स में निचले क्रम पे आप जाएंगे और अगर वो इंटरनेशनल इंडेक्स है, वर्ल्ड लेवल पर इंडेक्स बनाया गया है, तो उसमें आपको 2 महाद्वीपों के देश मिलेंगे, एक एशिया और दूसरा अफ्रीका, है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ नीचे अगर देशों की बात करें तो देखिए जैसे 156 देशों में तो सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान, सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान 156वें स्थान पर है। सेकेंड लास्ट यमन है और थर्ड लास्ट इराक है। ठीक, यानी 156 पे अफगानिस्तान, 155 पर यमन और 154 पर इराक है। ठीक, अगर देखा जाए तो ये सभी क्या है, एशिया के देश हैं और सभी की स्थिति क्या है, 10 से 72 है, यानी कि यह ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लैंगिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो इस प्रकार देखिए एक महत्वपूर्ण इंडेक्स था, एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे इसका। कितने देश, 156 देश हैं। भारत की स्थिति बात करें तो 140वें स्थान में भारत है। भारत की स्थिति पहले कितनी थी, 112 था, यानी परफॉर्मेंस हमारा क्या हुआ, डाउन हुआ है। ठीक, इस रैंक को या सॉरी इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। आइए तब तक फिर अगले चलते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स, काफ़ी इसकी चर्चा होती है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब किस देश के लोग ज़्यादा खुश हैं, इस टाइप में आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, और खुशी ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाएगा आप खुश हैं कि नहीं तो आप कहेंगे आप खुश हैं, ऐसा नहीं। कुछ क्या होंगे, मानक होंगे जिसके आधार पर चेक किया जाएगा, पर कैपिटा इनकम देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, है ना, रोगियों की संख्या देखी जाएगी, मेंटल रोगी कितने कम ज़्यादा, इस तरीके से, है ना। तो जो UN महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे बड़ी सभा, जिसको क्या कहते हैं, महासभा बोलते हैं, इसके नेतृत्व में एक संगठन है UNSDSN, है ना। तो इसका मतलब क्या है, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ST मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और SN क्या है, सोल्यूशन नेटवर्क, है ना। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व सतत विकास और विश्व समाधान नेटवर्क, इस तरीके से इसका पूरा नाम है। तो UNSDSN द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अगर इसमें भारत की स्थिति की बात हम करें तो भारत की वर्तमान स्थिति कितनी है, 139वां है 2021 में। ठीक, जबकि 144वां था 2020 में, यानी इसमें हमने कुछ अच्छा किया है। ठीक, इसमें हमने कुछ क्या किया है, अच्छा किया है। और यदि हम इसमें देखें कुल देशों की संख्या, तो इसमें कुल 149 देश भाग लेते हैं टोटल, यानी कि कुल देश लिख लेंगे कितने भाग शामिल लिए, 149 देशों ने इससे संबंध में अपने आंकड़े प्रस्तुत किए, यानी 149 देशों में इस सर्वे को किया गया। और ये पाया गया कि सबसे खुशहाल देश में कौन है, नंबर 1 पर फिनलैंड, सेकेंड पर डेनमार्क और तीसरे पे स्विट्जरलैंड, है ना। अगेन देखिए तीनों देश कहाँ के हैं, यूरोप के देश हैं। ठीक, और सबसे कम खुशहाल देशों में तो सबसे बुरी कंडीशन किसकी, अफगानिस्तान की। तो इसमें भी बुरा और इसमें बुरा कौन हो गया, अफगानिस्तान। दूसरा देखिए 148वें पे है जिम्बाब्वे, है ना, हरारे इसका कैपिटल है। और जिम्बाब्वे कहाँ का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, साउथ पार्ट में पड़ता है। रवांडा, बुरुंडी, ये सब जानते हैं आप, ये सब भी कहाँ के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जीवन बहुत कष्ट में है। और देखा जाए तो इनका जो जीवन प्रत्याशा है ना, लाइफ जीने का, वो सब भी क्या है, बहुत कम है इन देशों में। तो यहाँ क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये सब बहुत ही डाउन है। सबसे बुरी स्थिति अफगानिस्तान की है और सेकेंड लास्ट जिम्बाब्वे, थर्ड लास्ट रवांडा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। भारत क्रम याद रखेंगे, इसमें 139 देशों में
भारत 139वें स्थान पर है। इसके पहले वाले में भारत 144वें स्थान पर था, तो अभी 139 पे था, पहले 144 पे था, यानी नीचे से ऊपर आया। इसका मतलब क्या हुआ है, हैप्पीनेस भारत में थोड़ा ठीक ठाक हुआ है ना। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे और याद रखेंगे। अगला देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ना। विश्व के जो देश हैं ये ऊर्जा की व्यवस्था अपने यहाँ किस प्रकार से करते हैं और उसके संक्रमण को, यानी कि संक्रमण का मतलब क्या है, ऊर्जा को फैलाना है ना। ऊर्जा को फैलाना मतलब इससे होता है ना कि हर घर या हर गांव, हर घर बिजली योजना, ये सब भारत में चलाए जा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से हर एक देश अपने यहाँ हर एक व्यक्ति को, ठीक है, ऊर्जा समावेशिता जिसे कहा जाता है, मतलब कि सबके घर में बिजली पहुँचे, ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसा करने का प्रयास करता है। ठीक, तो उसी पे एक इंडेक्स जारी किया गया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और यह भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। देखिए ऐसे सूचकांक जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हाईलाइटेड नहीं हैं। ठीक, अभी भी हम वो इम्पोर्टेंट जिसको हम रखते हैं, मानव विकास सूचकांक हो गया है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। ठीक, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 है ना, अगर ये देखा जाए तो ये 20 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है, और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने देखिए एक सूचकांक वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया, दूसरा जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक आर्थिक मंच इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप। ठीक, इसमें कुल 115 देशों ने भाग लिया, जिसमें अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो ये कौन सा है, 27वां स्थान है, 87 है ना, प्लेस पर भारत है। ठीक, 2021 में शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करें, 3 ही याद रखना क्योंकि यहाँ पे 5 नोट किया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर डेनमार्क है ना। तो अगेन देखिए वही आपको बार बार मिलेंगे, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड है ना, डेनमार्क। तो यहाँ पर भी क्या है, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक, फिर चौथे पर स्विट्जरलैंड, 5वें पे ऑस्ट्रिया, ये सब यूरोप के देश हैं। यहाँ आइए, जिम्बाब्वे, हैती, मंगोलिया, लेबनान और वेनेजुएला, ये सबसे बुरे परफॉर्मेंस करने वाले देश हैं ना। मंगोलिया आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, चाइना के बगल में, उलान बतार इसकी राजधानी, यानी एशिया का देश है। इसी तरीके से आप देखिए वेनेजुएला और लेबनान ये अफ्रीका के देश हैं है ना। और फिर आपके हैती और जिम्बाब्वे भी कहाँ के, अफ्रीका के देश हैं। ठीक, कुछ मिडिल अफ्रीका में, कुछ नॉर्थ अफ्रीका में है। तो इस तरीके से इनकी कंडीशन क्या है, इस मामले में भी बहुत डाउन टू अर्थ है ना। ठीक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भी। तो इस तरीके से 3 सूचकांक आप नोट कर लेंगे, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक आपके सामने हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अगले इंडेक्स की तरफ चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ना। तो जो प्रेस है, प्रेस मतलब जो आपका मीडिया है ना, तो इसको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, अगर कितना फ्री होकर काम करती है। तो मीडिया के ऊपर किसका दबाव होता है, आप जानते हैं राज्य यानी कि सरकार का हो सकता है ना। तो सरकार का दबाव, तो इस आधार पर इसमें रेटिंग की जाती है कि कहाँ की मीडिया क्या है, ज़्यादा फ्रीडम है, जहाँ ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा स्वतंत्र है, नहीं सरकार के दबाव में न हो करके, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने बात को रखती है। तो इससे रिलेटेड एक सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, इसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, किसके द्वारा, ये फ्रांस की एक संस्था, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अप्रैल 2021 में इसका जो नया सूचकांक आया, इसमें कुल 180 देशों ने भाग लिया, और भारत के, यदि इसमें हम रैंक की बात करें तो 142वें स्थान में भारत है, यानी भारत की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है ना। ठीक, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन भारत मॉडरेट कंडीशन में ही जाएगा। तो 142वां स्थान है। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 में भी इसका 142वां स्थान था। तो अपने ही स्टैंड पर काम है, न तो घटा है न तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी अगर सिचुएशन देखा जाए तो पुअर है ना। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिख के दे देगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत में प्रेस की स्थिति या हालत जो है क्या है, बहुत ही निंदनीय है ना, यानी कि खराब अवस्था में है। तो उसमें भी आपको सही टिक करना होगा। यह 142वां स्थान इस बात को प्रदर्शित करता है। अगर हम टॉप रैंकर्स की बात करें तो फिर इसमें देखिए नॉर्वे पहले पर, फिनलैंड दूसरे पर, कोस्टारिका एक नया देश है तीसरे पर, स्वीडन चौथे पर और डेनमार्क 5वें पर है। ठीक, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। अगर निम्नतम देशों की बात करें तो इरिट्रिया आपका आ जाएगा 180वें नंबर पर। उत्तर कोरिया आप जानते हैं जहाँ पर है ना, मीडिया कुछ नहीं कर सकता बिना वहाँ के तानाशाह राजा की अनुमति के। तुर्कमेनिस्तान 178वें स्थान पर। जिबूती अफ्रीका का देश है, यहाँ पर
हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर है जिबूती, है ना, आप देखेंगे लाल सागर के पास 178 के बाद 177वें स्थान पर। और चाइना में भी मीडिया क्या है, काफ़ी कंट्रोल है ना, गवर्नमेंट के अंडर में, यानी चाइना की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इन सब के कंपेयर में भारत ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत की स्थिति भी आप सही नहीं समझ सकते। तो देखिए, एक तो होता है खाली बस आप पढ़ लिए भारत सूचकांक कितना, दूसरा तो समझ करके पढ़ना, क्योंकि इस चैनल को बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, सबके एग्जाम का लेवल अलग अलग है, सभी प्रश्न अलग अलग पूछे जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब आपके पास होना चाहिए। सबसे वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे, इसलिए आज का आखिरी जो इंडेक्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसको देखा जाए तो यूएनडीपी द्वारा, है ना, इसका पूरा नाम आप चाहें तो नोट कर लें, यूएनडीपी कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक। भारत इसमें कितने नंबर पे आया, 131वें स्थान पर आया। कुल देश 189 थे, इसके पहले भारत की स्थिति 129 थी, तो 129 से बढ़कर के 131 पे गई, यानी कंडीशन गड़बड़ हुआ है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें वास्तव में भारत में इसलिए गड़बड़ हुई है क्योंकि यह इंडेक्स जो जारी किया गया है यह 2019 के डेटा के आधार पर जारी किया गया, और 2019 में आप देखिए तो जो कोविड आता है नवंबर भारत में 2020 में मालूम चलता है, यानी कोविड के प्रभाव से मुक्त है। अभी कोविड के बाद का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं आया है। ऑब्वियस सी बात है, विश्व के अन्य देशों की भी रेटिंग घटेगी और भारत की भी घटेगी। खैर, ये कह नहीं सकते क्योंकि रेटिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है, अगर आप अपने कांस्टेंट प्लेस पर हैं और देश अगर आगे आपसे निकल गए तब भी आप नीचे हो जाएंगे, और अगर आप नीचे आते हैं तो ऑलरेडी आप नीचे रहेंगे, है ना। तो ये दोनों बातें हैं। तो अभी आएगा जब आंकड़ा या और देश और डाउन हो जाए तब भी आप अपने कांस्टेंट लेवल पर रहते हुए भी ऊपर दिखेंगे, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आएगा तभी मालूम चल पाएगा। तो 189 देशों में अभी भारत की स्थिति 131 है, और लगभग हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक। बाकी जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब अगर बात करें फर्स्ट पे तो नॉर्वे, सेकेंड पर आयरलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, और अगेन 4 पर हांगकांग आपका है ना, ठीक। भारत का अगर नंबर देखा जाए कि इसमें भारत को कितने नंबर मिले, तो 0.645 नंबर भारत को मिले। इस प्रकार से भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देशों में आता है, न तो निम्नतम में आता है न तो उच्चतम में। किस में आता है, मीडियम में, यानी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देशों में भारत अभी भी क्या है, शामिल है। 1990 से यह सूचकांक जारी किया जा रहा है, और 1990 से लेकर 2019 तक अगर भारत की स्थिति का अगर हम आकलन करें तो HDI वैल्यू जो थी 1990 के आंकड़ों के आधार पर जो डाटा आया उसमें 0.429 था, और अभी 0.645 है। इस आधार पर हमारी जो है 50.31% की वृद्धि दिखाई देती है, यानी अभी तक हमने डेवलपमेंट के मामले में कुछ ठीक ठाक ही काम किया है। हाँ, स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रही है, उसके बहुत सारे कारण भी हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें स्पेशल क्या चीज़ें हैं, एक तो याद रखना कि मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश में कौन आता है, भारत आता है इस सूचकांक के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, इसने पहली बार यूनाइटेड ने प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, मतलब कि अगर एक पूरे देश में आप देखें कि पूरे देश में कितने कार्बन का उत्सर्जन होता है ना, और उसका एक डेटा कलेक्ट करके उसको उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग भी मानव विकास सूचकांक में, जैसे बाकी आप देखिए मानव विकास सूचकांक जो आपका होता है वो मूलतः 3 चीज़ों पर निर्भर करता था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ठीक। ये 3 मूलभूत चीज़ें थी, और इसी के और भी चीज़ों को टर्म बढ़ा करके, है ना, गरीबी वगैरह का आकलन भी हम कर लेते हैं। तो मूलतः ये 3 चीज़ें थी, लेकिन इसमें जो है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को भी देखा गया। मटेरियल फुटप्रिंट होने के कारण इस प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नए मापन का उपयोग भी किया गया, है ना। तो ये 2 चीज़ें इसमें यूनिक रही, पहली बार इसमें शामिल हुआ, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इस तरीके से देखिए आज हमने टोटल 5 सूचकांकों की बात की, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वन लाइनर आपको ढंग से हमने मतलब बताया, हमने इसको पूरे कंप्लीटली हर एक चीज़, कौन सा सूचकांक कौन जारी करता है, कौन सा कहाँ से आया, सबकी चर्चा यहाँ पर की। इसी तरीके से सूचकांकों को हम पढ़ेंगे। हाँ, सभी सूचकांकों को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते, लेकिन अब ये सब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हैं,
और भी इंपॉर्टेंट सूचकांक अगर कुछ आता है ऐसा तो उसको करेक्ट करके हम आपके सामने रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। कुछ ऐसे सूचकांक हो जिसमें सिर्फ रैंक याद करना पड़ेगा, वन लाइनर होंगे, उसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद भारत में जैसे जब से आप देखिए 1 जनवरी 2015 को एक आयोग बना जिसका नाम क्या था, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, बदलते भारत के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान। यह भी बहुत सारे इंडेक्स जारी कर रहा है, जैसे इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है आपका, इनोवेटिव जो है ना, नव संरचना पर आधारित एक इंडेक्स है। उसमें अगर देखें तो इस बार आपको 3 राज्यों का एक श्रेणी क्रम बनाया गया। पहले राज्यों में जो बड़े राज्य हैं उनकी बात की गई, दूसरे राज्यों में अगर आप देखें तो जो पहाड़ी राज्य उनकी बात की गई, तीसरे में केंद्र शासित। चलते चलते आपको बात बता दें कि ओवरऑल अगर रैंक को देखें तो दिल्ली पहले पर है, और ऐसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो अगर ऐसे देखा जाए राज्यों में तो कर्नाटक सबसे ऊपर आता है। और अगर उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में आप देखें तो इनोवेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश, फाइनली फिर से एक बार कर्नाटक बड़े राज्यों में सबसे फर्स्ट पर है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में, और ओवरऑल देखा जाए और यूनियन टेरिटरी में भी कौन है, सबसे फर्स्ट पर दिल्ली है। सबसे बुरी हालत अगर देखा जाए पूरे भारत में तो इनोवेशन के मामले में बिहार का रहा है। ठीक, तो ऐसे ऐसे रैंक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें इसमें तो उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है 17 राज्यों में, है ना। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में आएगा, प्लेन मैदानी राज्य है, यहाँ पर भी संभावनाएं और अवसर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी हम 9वें स्थान पर। टॉप पे कौन है, कर्नाटका, राजधानी बेंगलुरु। ठीक, तो ये रहा आपका इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 भी हमने आपको यहाँ पे चलते चलते चर्चा कर दी। ऐसे ही और भी कुछ नया आता है तो ज़रूर लेकर आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ समझ में आता है तो कमेंट भी कीजिए, है ना। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एक नियमित अंतराल पर हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहते हैं। धन्यवाद।